नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर सवाल के जवाब लेकर आते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में आपको ढेर सारा विस्तार से ताज़ा हाल बताते हैं और हर वो बात जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है वो भी आपसे करते हैं। और हम लगातार आपसे ये भी दरखास्त कर रहे हैं कि आप अब हमें अपने लीगल क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल मामलों के भी सवाल या उनसे जुड़ी कोई समस्या, उसके जवाब हम देंगे। पता हम आपको लगातार बताते ही रहते हैं। वैसे pg@moneycontrol.com पर आप हमें भेज सकते हैं अपने सवाल। मैं और विस्तार से कार्यक्रम के दौरान आपको बताऊंगा, लेकिन आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो हमेशा की तरह हम दर्शकों के सवाल लें उससे पहले एक ताजा हाल प्रॉपर्टी बाजार का। तो प्रॉप स्टोरी की रिपोर्ट क्या कहती है? विपिन जी, मोमेंटम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का काफी स्ट्रांग रहा है और वो कंटिन्यू ही हो रहा है। इनफैक्ट सप्लाई हर जगह पे नए लॉन्चेस के थ्रू अब बरकरार है। इनफैक्ट अभी जस्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पुणे के रजिस्ट्रेशंस एक साल के अंदर कुछ 40% से जंप हुए हैं, जनवरी टू जनवरी डेटा। और वही ऑलमोस्ट हर सिटी, हर की मार्केट का यही इस समय आउटकम है कि मतलब रेजिडेंशियल में डिमांड काफी स्ट्रांग है, कमर्शियल में भी एक्टिविटी अच्छी है, पर थोड़ा बहुत बाहर जो लार्ज कमर्शियल है हम्म। उसकी एक्सपेंशन में भी थोड़ी स्लो हुई है बिकॉज ऑफ जो कंसर्न्स आईटी स्पेस में या टेक स्पेस में हम्म। हम यूएस से तो उसके कारण। अदरवाइज होम बाइंग में अभी तक इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है, डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट्स हाई रह रहे हैं और प्राइसेस भी काफी तेजी से बढ़े। तो अभी ये संतुलन एक बना हुआ है। आगे देखते हैं 6-8 महीने में क्या हो सकता है। मतलब अंदाजा ये है कि इंटरेस्ट रेट्स फेवरेबल होने चाहिए हम्म। और मेरे हिसाब से प्राइसेस भी जो है थोड़े मॉडरेट होने चाहिए, बिकॉज सप्लाई भी आ रही है और अगर हम कहते हैं कि इकोनॉमी स्लो हो रही है तो थोड़ी डिमांड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही। हमारे जो पहले कॉलर हैं वो भी दिल्ली एनसीआर से ही आ रहे हैं। गुरुग्राम से प्रभजोत नरूला ने हमें कॉल किया। प्रभजोत साहब, बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली की बात हो रही थी, मतलब एनसीआर की बात हो रही थी। गुरुग्राम भी इनफैक्ट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपका पर्टिकुलर सवाल क्या है? थैंक यू सर। सर, मैं ऑर्किड आईवी एक प्रोजेक्ट है जिसमें अपने लिए एक मकान ढूंढ रहा हूँ। हम्म। तो मेरा बजट 2.5 से 3 करोड़ के बीच में है और एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से मैं देखना चाहता हूँ। ओके। मैं द्वारका एक्सप्रेस वे या दूर पे कहीं नहीं देख सकता क्योंकि पेरेंट्स ओल्ड हैं। हम्म। तो हॉस्पिटल एंड स्कूल नियर होना चाहिए घर का, तो ये भी मेरी एक रिक्वायरमेंट है। तो ओके। मैं यही जानना चाह रहा था कि ऑर्किड आईवी एज अ प्रोजेक्ट कैसा है एंड क्या सजेशन रहेगा सर का उसके लिए। ऑर्किड आईवी जरूर। गुरुग्राम में ये प्रोजेक्ट है, 2.5 से 3 करोड़ का इनका बजट है। तो सर कैसा प्रोजेक्ट है और इन्होंने रीजन बताया कि क्यों ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है अपनी लोकेशन को लेकर? विपिन जी, 2.5 से 3 करोड़ के बीच में एक रीजनेबल प्रोडक्ट है। ये फ्लोर्स हैं गुड़गांव प्राइम प्राइम जो हम जो बोलते हैं, जो एरिया एमजी रोड, एक्सटेंशन रोड, सोना रोड, इन इन एरियाज के जो पुराने ग्रोइंग एरियाज हैं, उनके अंदर 2.5-3 करोड़ के बजट में आज की डेट में सिर्फ फ्लोर्स एज ए कॉन्सेप्ट ही मिल सकता है। अपार्टमेंट्स तो प्राइसेस जो है वो अलग ऑर्बिट में चले गए। तो उस हिसाब से जो ऑर्किड आईवी की ये बात कर रहे हैं वो लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। जो ये स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सब की बात करें, इंफ्रा सब ऑल अराउंड, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सोना रोड और एक्सटेंशन रोड के बीच में ही पड़ता है। काफी सारे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और तरह तरह के जो इंफ्रा हम चाहेंगे एक अच्छी लाइफ के लिए, वो सब यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ डिस्कवर करना है। ये एरिया बहुत यहाँ पे हम्म। नई रोड्स आ जाएंगी, नया कुछ हो जाएगा, तो बहुत सारा एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी हो रखा है। एक्सटेंशन रोड के पास में पड़ता है और एक्सटेंशन रोड हम सब जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी मार्केट है। तो ऑर्किड के अलावा इनको स्मार्ट वर्ल्ड के कुछ फ्लोर्स इस प्राइसिंग में मिल सकते हैं, या कुछ और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस जो आज से पुराने हों, मतलब जो मे बी 2.5 करोड़ का बजट बोल रहे हैं, तो मे बी अप टू 2,000 स्क्वायर फीट के कुछ अपार्टमेंट्स हों जो कि किसी एक M3M के प्रोजेक्ट में या IRU के प्रोजेक्ट में हम्म। जो रेडी टू मूव इन है उनमें मिल जाएगा तो मिल जाएगा। तो इस एरिया से ये ज्यादा दूर नहीं जाएंगे उसमें और इनके बजट में बैठ जाएगा। ऑर्किड आईवी।
बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्किड आईवी तो है ही है, मैं उसके अलावा आपको जी, एक दो आपको ठीक है। राइट, तो चलिए अब गुरुग्राम से हम मूव करेंगे दिल्ली की तरफ। अचिन गोयल अब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। माफ कीजिए, ये भी दिल्ली से ही कॉल कर रहे हैं। चलिए, तो अचिन साहब बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली एनसीआर की ही बात हो रही थी, एक कॉल गुरुग्राम से था, आप शायद प्रॉपर दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। बताइए क्या पूछना चाहेंगे। जी थैंक यू विपिन जी, थैंक यू। विपिन जी, मेरा क्वेश्चन ये था, एक प्रोजेक्ट है नोएडा सेक्टर 75 में आईवी काउंटी। ओके। तो मेरे को ये जानना था, क्या वो प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल पर्पसेस के हिसाब से लेने के लिए ठीक है फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड लाइक इवन फॉर द स्टेइंग पर्पसेस, या मुझे कुछ और ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करने ठीक है, चाहिए? थोड़ा बजट भी बता देंगे तो हम आपकी और मदद कर पाएंगे। सर द करंट कॉस्ट ऑफ दैट फ्लैट इज 2.25 ओके, and I have a budget around like of this much. ठीक है So जी। I just want to confirm कि अगर वो प्रोजेक्ट suitable है और इतना वर्थ है, then should I explore that? जरूर। तो ऑर्किड आईवी से अब हम आ गए आईवी काउंटी नोएडा पे। आशीष जी, कैसा है ये प्रोजेक्ट? सेक्टर नोएडा सेक्टर 75 जो कि एक प्राइम सेक्टर है, 2.25 करोड़ के आसपास इनके लिए आ रहा है, तो क्या इसी पे फाइनल कर लें या फिर कुछ और एक्सप्लोर कर लें? विपिन जी, ये वेल लोकेटेड प्रोजेक्ट है। सेक्टर 75 नोएडा का मेट्रो रोड्स से बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है। आईटी पार्क सेक्टर 62, सेंट्रल नोएडा एटसेट्रा, कनेक्टिविटी इस एरिया की बहुत अच्छी है। और जो काउंटी प्रोडक्ट ये बता रहे हैं, काउंटी एक ऐसा ग्रुप रहा है जिसने, ये बहुत पुराना ग्रुप नहीं है, पहली बात तो मैं बताऊंगा, बट ये एक ऐसा ग्रुप रहा है जिसने नोएडा की इन जनरल जो कस्टमर को ऑफरिंग होती है उसका लेवल अप किया है ओवर द इयर्स। मतलब इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किया क्लियो काउंटी, उसके बाद आईवी काउंटी और कई चेरी काउंटी एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो काउंटी नाम से आते हैं। और इनकी क्वालिटी ऑफ डिलीवरी इन जनरल नोएडा में हायर क्वालिटी साइड पे ही माना जाता है। तो उस हिसाब से तो ये गलत जाएंगे नहीं। बाकी ऑब्वियसली प्राइसेस काफी तेजी से बढ़े पिछले 1-1.5 साल में। तो आज सेंट्रल नोएडा के अराउंड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 10-12,000 पर स्क्वायर फीट सेलेबल पे ही सेल हो रहे हैं। तो उस आई थिंक 3 BH के कुछ 1700 स्क्वायर फीट का है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट रेट के आसपास है। बाकी जो नेगोशिएशन इनको थोड़ा बहुत और मिल जाए। ये रीसेल भी अगर देख सकते हैं कुछ यूनिट हो, तो इन जनरल हमने देखा रीसेल आजकल प्राइमरी से काफी नीचे में हो जाती है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। तो इस तरह के ऑप्शन ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मेरे ध्यान में नोएडा सेंट्रल के आसपास इस तरह का प्रोडक्ट और होगा नहीं, क्योंकि नोएडा में मोस्ट एक्टिविटी जो हो रही है वो एक्सप्रेस वे के अराउंड होती है और वो सेक्टर 150 नोएडा में ज्यादा है। तो वहां पर वो फिर हम बात कर रहे हैं 15-20 किलोमीटर और आगे की। राइट, तो यहां वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि सीएनबीसी आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु एक बार फिर से प्रॉपर्टी से जुड़ी आपकी जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, कोई विवाद है, उनका भी समाधान लेकर आ रहा है। तो आप अगर इस तरह की कोई कानूनी अड़चन महसूस कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप हमें pg@moneycontrol.com पर भेजें। हम एक स्पेशल शो वीकली, मे बी महीने में एक बार, प्रॉपर्टी गुरु तो हम हर हफ्ते आते ही हैं, लेकिन उसमें एक स्पेशल करेंगे। लीगल को लेकर आपके अच्छे सवाल आने चाहिए, बस उन्हीं का इंतजार है। हम जमा कर रहे हैं, कुछ एक आए भी हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, लेकिन और सवाल चाहिए ताकि एक बेहतरीन शो बने, क्योंकि एक क्वेरी पर हजारों लोगों को सलाह मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे मैटर लीगली मिलते जुलते भी होते हैं। तो जरूर भेजिए अपनी लीगल प्रॉब्लम्स और फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे उनके भी समाधान जो कि है प्रॉपर्टी से जुड़े हुए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। वेलकम बैक, एक बार फिर आपका स्वागत। प्रॉपर्टी गुरु सीएनबीसी आवाज पर जारी है और हम आपके सवालों के जवाब देने का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। आशीष जी बने हुए हमारे साथ। राइट, तो ब्रेक से पहले नंबर लगा दिल्ली एनसीआर का। अब बारी आ गई है मुंबई एमएमआर की। जिन दर्शकों को नहीं पता एमएमआर क्या, तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, क्योंकि आमतौर पे मुंबई के साथ एमएमआर नहीं लगाया जाता, लेकिन जब आप एक वृहद इलाके में मुंबई को देखते हैं, मुंबई के बियॉन्ड, सबब्स के भी बियॉन्ड, तो मुंबई एमएमआर हो जाता है। राइट, सवाल है हमारे पास गजानन सूर्यवंशी का, मुंबई से भेज रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बात एमएमआर की है, मुंबई के बियॉन्ड थोड़ा, तो पलावा सिटी जो कि डोंबिवली में लोकेटेड हो जाती है और थोड़ा इलाका बदल जाता है। 2 BHK है, 70 लाख का, अंडर कंस्ट्रक्शन। अब सवाल क्या है, रीसेल में वैल्यू काफी कम हो चुकी है और इस इलाके में भविष्य में एप्रिसिएशन का क्या हाल होगा। तो अब जैसे ही दिल्ली से मुंबई की तरफ आए, सवाल का रुख भी बदल गया।
तो आशीष जी, मुंबई पे भी मैं थोड़ी बात आपसे करना चाह ही रहा था, लेकिन पहले इनका पर्टिकुलर सवाल ले लेते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में है और पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में है। जाहिर सी बात है कि पलावा एक बहुत अच्छी जगह, एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप हुआ, लेकिन फार ऑफ है और सप्लाई आई थिंक बहुत ज्यादा है, इसलिए ये इनका सवाल उभर रहा है। क्या कहेंगे आपकी ये काफी लोगों की वहां प्रॉब्लम है जहां रीसेल में उनको वैल्यू कम लग रही है, या फिर जो नए प्रोजेक्ट डेवलपर दे रहे हैं उसके मुकाबले कोई इन्वेस्टर ही सस्ते में निकाल दे रहा है? देखिए विपिन जी, एक जो लेटेस्ट मैंने रियलाइज किया है ओवर द लास्ट 1 ईयर, अगर मैं एक बड़े प्रोजेक्ट में, समझिए 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है और पिछले 5 साल से मेरे कुछ इनिशियल टावर्स, फर्स्ट फेज के समझिए टावर चल रहे थे, उनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, उनकी एज ऑफ द बिल्डिंग, ओके, वो एक 5 साल पुरानी बिल्डिंग हो गई सर। आप कह सकते हो 5 साल से बन रही, मतलब मे बी 1-2 साल उसका एवरेज कह सकते हो पुराना है। जी। के अंदर जो मटेरियल गया वो एक सर्टेन रेट पे गया, और दूसरा मार्केट इस समय अपस्विंग में है। अब मेरे को नेक्स्ट फेज लॉन्च करना है, तो उसकी जो लैंड कॉस्ट उसकी है, उसके जो मटेरियल कॉस्ट है, वो सब कुछ एक हायर लेवल पे है, और मार्केट अपस्विंग के कारण डेवलपर एक और अपना प्रीमियम डाल रहा है उसके ऊपर। तो रेडी प्रोडक्ट वर्सेस अंडर कंस्ट्रक्शन जो आज की डेट में है, अंडर कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेंसिव। बाकी बात करें तो पलावा एक बहुत बड़ी टाउनशिप है जो हमेशा से होनी थी, कि एक मल्टी 1000 एकर्स की लैंड है लोढ़ा ग्रुप के पास, और उन्होंने वो कॉन्सेप्ट वहां पे एस्टेब्लिश किया जब डोंबिवली में रियल एस्टेट रेजिडेंशियल के लिए इतनी ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट था ही नहीं, तो वो एक अपनी सिटी बना रहे हैं। अब वहाँ थाउजेंड्स ऑफ अपार्टमेंट तैयार होते जा रहे हैं, तो उसमें बहुत लोग हैं जिन्होंने सेम यूनिट आज से 25-30-40% नीचे पे लिया होगा, उनका टावर अब रेडी है। तो एंड डेवलपर अब एक नया टावर लॉन्च कर रहा है, समझिए सब कुछ सेम है, लेकिन डेवलपर आज की रेट पे उसे लॉन्च कर रहा है, तो जो पीछे का इन्वेस्टर है वो अपने आप को डेवलपर से डिस्काउंटेड रेट पे रख ही सकता है। जी। ओके, बट हाँ, आप किसी रेडी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो 100% पेमेंट आपकी अपफ्रंट होनी चाहिए, वर्सेस अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको चॉइसेस ज्यादा मिल जाती हैं, आपको पेमेंट रिलैक्सेशन मिल जाता है, पेमेंट प्लान्स मिल जाते हैं, जी। तो जो चीज रेडी प्रॉपर्टी में मिलती नहीं, इसी कारण ये डिफरेंस बना रहता है और बना रहेगा जब तक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट रेडी नहीं नहीं हो हो जाता। जाता। हाँ, तो ये वही है, देखिए मुंबई में यूं तो जमीन की कमी है, लेकिन एक ऐसी जगह बन रहा है जहां पर काफी जमीन है और सप्लाई लगातार आ रही है। तो नई सप्लाई जब तक आती रहेगी, तो पूरा इंसाइट दे दिया आशीष जी ने कि आपको रीसेल वैल्यू वहां पर कम नजर आएगी। कभी कभी ये दिल्ली के साथ भी केस हुआ करता था, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। लेकिन आशीष जी, यहाँ पर एक और सवाल, मैं अब बात करता हूं मुंबई एमएमआर की। यहाँ तो रियल रीजंस भी हैं। देखिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जोरदार डेवलपमेंट हो रहा है, 2 बड़े सेंट्रलाइज पार्क आ गए मुंबई में। मतलब अभी तो जो कल्याण में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पार्क ओपन हुआ, पिछले हफ्ते ठाणे में एक और 20 एकड़ का पार्क ओपन हुआ, ट्रांस हार्बर लिंक बन गया, नया एयरपोर्ट अबाउट टू कम है। मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते के अंदर हम देखेंगे कोस्टल रोड का एक पार्ट खुल जाएगा। मेट्रो तो इस रफ्तार से फैल रही है कि मतलब पूरे मुंबई में मेट्रो 3-4 साल में कनेक्टेड होगी। तो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इस शहर के अंदर, क्या यहाँ के लोग उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ वैसे ही प्रॉपर्टी का भाव ऊपर रहता है, लेकिन अब जब ये इतने सारी चीजें हो रही हैं, तो ट्रू वैल्यू टर्म में यहाँ एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, और जो फार ऑफ के इलाके हैं या जो बहुत ज्यादा महंगे इलाके हैं, फार ऑफ में तो एप्रिसिएशन, लेकिन जो बहुत महंगे इलाके हैं वहां पे थोड़ा मॉडरेशन। क्या ये मेरा कैलकुलेशन सही है? आप बताएंगे। जी देखिए, मॉडरेशन तो हुआ ही है। जो लोअर परेल के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ये हम सब जानते हैं कि वो अभी तक पूरी तरह से सोल्ड आउट नहीं हो पाए, जबकि वो कब से ही रेडी है, क्योंकि वहां सप्लाई ही बहुत क्रिएट हो गई थी एक पर्टिकुलर एरिया में। हाउएवर, रियल एस्टेट की जो हेल्थ है, इट इज लिंक्ड टू इकोनॉमी की हेल्थ। तो इस इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, बहुत लोग, वेल्थ जनरेशन बहुत ज्यादा हो रही है। ओके, ऑब्वियसली वेल्थ जनरेशन एक हायर लेवल पे कई नॉचेस हायर हो रही है। तो जो हमारे देश के टॉप 3-4% कम्युनिटी है, उनका इन्वेस्टेबल सरप्लस इज डिफरेंट फ्रॉम जो मिड सेगमेंट में है। ठीक है, लोअर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी एफ्लुएंस सबका बढ़ रहा है। ओके, तो वही चीज डिमांड को सपोर्ट करता है। तो अगर मैं ट्रांस हार्बर में ले रहा हूं तो मेरा कस्टमर अलग है, और जो मैं सेंट्रल में ले रहा हूं तो मेरा कस्टमर अलग है, राइट। राइट। तो सेंट्रल
का कस्टमर भी आप देखिए नए प्रोजेक्ट्स जो सेंट्रल में भी हैं, दे आर हायर एंड हायर प्राइसेस ओनली, राइट? अब हम मुंबई की बात कर रहे हैं भाई, गुड़गांव में लोग बोल रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट पहुंच गए, और मुंबई में लोग बोल रहे हैं मुंबई 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट हो जाएगी। तो चीज तो है कि जो जेनरिक ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उसके साथ रियल एस्टेट को पेस में रख। डेफिनेटली मेरी खुद की असेसमेंट में मुंबई में जितना इंफ्रा डेवलप हो रहा है एक सिटी के लेवल पे, इनॉर्मस है, मतलब उसका कंपेरेबल और किसी सिटी में हो नहीं रहा। हाउएवर अभी सिटी में ग्रोथ हो रही, जी जी बट मार्केट फोर्सेस, आपने अच्छी टर्म यूज की थी, मार्केट फोर्सेस हर चीज को अपने हिसाब से एक समय पे ले आते हैं। ओके, तो मुंबई में इंफ्रा भी डेवलप हुआ और रियल एस्टेट की सप्लाई भी सेम पेस पे बढ़ती जा रही है, जी और उसके कारण जो हमने अप्रिसिएशन देखा गुड़गांव में, सॉरी मुंबई में, वो रिलेटिव टू गुड़गांव कम हुआ है। पूना में भी मैं देख रहा हूँ, पूना में भी एक भयंकर लेवल की सप्लाई हुई है और एब्जॉर्प्शन भी हुई है, जी सड़कें उतनी अच्छी बनी नहीं है, और उसके कारण कुछ पॉकेट्स जो हैं वो एक काफी हाई लेवल पे, पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सप्लाई भी आ रही है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। अब मुंबई की तो क्योंकि ज्योग्राफिकल लिमिटेशन कुछ ऐसी है कि यहाँ भाव बहुत ऊपर दिखते हैं, पर यहाँ के मार्केट के लिहाज से इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस तरह की कनेक्टिविटी जो बहुत महंगे इलाके हैं शायद उन्हें थोड़ा मॉडरेट कर रही है, और जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पहले कुछ शायद नहीं होता उनको थोड़ा बूस्ट मिलेगा क्योंकि वहां के लिए कनेक्टिविटी बन रही है। तो बड़ा निराला है रियल एस्टेट का खेल। बढ़िया बातचीत हुई, बढ़िया इंसाइट दिया आपने आशीष जी। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं इसी बात पर, और ब्रेक से आएंगे तो अब हम चलेंगे बंगलुरु और वहां से एक सवाल लेंगे। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक में तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु जारी है, हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। ब्रेक से पहले काफी अच्छे इंसाइटफुल डिस्कशन हुए मुंबई मार्केट पर, उससे पहले दिल्ली एनसीआर पर, और अब हम रुक कर लेते हैं देश की आईटी कैपिटल बेंगलुरु का। तो चलिए, मितेश कोठारी साहब का बेंगलुरु से एक ईमेल है, उसका जवाब लेते हैं आशीष जी से। तो ये एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं, शोभा राजविलास, बिन्नीपेट में है, 3.5 BHK, करीब 2000 स्क्वायर फीट का, 3 करोड़ के आसपास इसका प्राइस, इनफैक्ट उससे थोड़ा ऊपर रेजी पोजीशन। अब इस पे वो इन्वेस्टमेंट पे थोड़ी राय चाहते हैं। प्रोजेक्ट इन्होंने देख लिया। तो आशीष जी, इस बार काफी सवाल ऐसे हैं जहां लोगों ने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर रखे हैं। ये चीज भी दिखाता है कि नाउ पीपुल आर रेडी टू मूव, वरना वो पहले 4 प्रोजेक्ट बोलते थे फिर वो पूछते थे, लेकिन यहाँ लोगों ने आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, राइट? तो शोभा राजविलास 3.1 CR, अप्रोक्सीमेटली 2000 स्क्वायर फीट, कैसा है ये? जी विपिन जी, आपका जो पहला एक व्यू पॉइंट था कि लोगों ने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके, जो पैन इंडिया में एक एक ट्रेंड तो देखा ही गया है, जो अफोर्ड कर सकता है वो टॉप डेवलपर के पास ही जाना चाहता है, क्योंकि वहां पे उसको बेनिफिट ऑफ डिलीवरी एश्योरेंस मिलता है, राइट? क्योंकि रियल एस्टेट बहुत लोग हम हाथ जला। अब बैंगलोर में जब टॉप डेवलपर की बात करते हैं तो शोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, इनके नाम सबसे आगे लिए जाते हैं। तो एज सच उन्होंने डेवलपर एक अच्छा पकड़ा है। प्रोडक्ट वेल लोकेटेड, एफ्लुएंट मार्केट है। राजविलास ये राजाजी नगर के पास में पड़ता है, तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज देयर। एंड प्रोडक्ट में इनको रेंटल और एप्रिसिएशन की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टॉप डेवलपर से आ रहा है और वेल लोकेटेड एरिया में है। ऑब्वियसली बैंगलोर में प्रॉपर्टी प्राइसेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ते देखे जाते जिस तरह से हम कुछ और सिटीज की बात कर रहे थे, पर टॉप डेवलपर के प्रोडक्ट की यहाँ पे हमेशा डिमांड रहती है। और राजाजी नगर एक काफी एस्टेब्लिश्ड ओल्ड एरिया ऑफ बैंगलोर है, जहाँ पे अब तो आईटी रिलेटेड बिजनेसेस भी उधर बहुत है। इनफैक्ट अमेजोन का जो काफी बड़ा ऑफिस है वो उसी साइड पे लोकेटेड है। पर पुराने बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ये सब इस लोग एरिया को काफी पसंद करते हैं। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट तो बैंगलोर की ईस्ट बैंगलोर है, जहाँ व्हाइटफील्ड और बाकी सरजापुर रोड और ये सब टेक पार्क्स हैं। बट मार्केट भी एक इमर्जिंग मार्केट है, बिकॉज मेट्रो कनेक्टिविटी वगैरह के कारण भी अब डिफरेंट लोकेशंस ऑफ बैंगलोर जो है इजी टू रीच हो गई। तो मेरे हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट है और अच्छे रिलायबल डेवलपर का प्रोडक्ट है, जिसकी डिमांड हमेशा बैंगलोर में रहती है। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि हम कार्यक्रम में आपसे इजाज़त लें, और जाने से पहले हम
आशीष जी का धन्यवाद करें। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। राइट, और आप दर्शकों का भी हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। आप भी हमारा ये कार्यक्रम हर बार वक्त निकाल के देखते हैं, इनफैक्ट टीवी पे देखते हैं, और इसके जो स्पेशल सेगमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, वो हम आपके लिए यूट्यूब पर भी लेकर आते हैं। हमारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपको इसकी स्ट्रीमिंग मिल जाती है, स्ट्रीमिंग लिंक्स मिल जाते हैं, तो वहाँ भी ज़रूर देखें जब आपको फुर्सत मिले। और हाँ, एक बार फिर दोहरा दूँ, अपने लीगल सवाल, प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवाल भी आप हमें pgmoneycontrol.com पर भेजिए। जैसे ही अच्छे सवालों का एक बढ़िया बुके बनेगा, हम एक स्पेशल लेकर आएंगे ताकि आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल प्रॉब्लम्स को भी हल किया जा सके। राइट, तो इस हफ्ते के लिए इजाजत लेंगे आपसे, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आपके सवालों का इंतजार रहेगा। टेक केयर।